हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षायन एकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा 10 जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम लोग उसके बाद के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आए हुए दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सब क्वेश्चन जो हुए हैं पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन वो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बस उसकी सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज होगी, बाकी सेम पैटर्न सेम वैसे ही टू द पॉइंट वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका आज का हमारा जो एनालिसिस है वो प्रीवियस ईयर 11 है। चलिए इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 पर पीएम लिखा हो, इसका मतलब दोपहर में चली तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 सुबह पर पहुंची। उस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? आपको समय बताना है, मतलब कि दोपहर के 3:15 चली हुई है, रात सुबह में पहुंची है 9:40 पर। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 24 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे से माइनस करेंगे हम लोग, इसे करेंगे 12 3 15, कितना हो जाएगा 15 घंटा 15 मिनट। इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 45 मिनट, ये होगा 13 में से 5 गए 8, ठीक है। 8 घंटा 45 मिनट हो गया 12 बजे रात तक का, ठीक है। 12 बजे रात तक कितना घंटा हो जाए? 8 घंटा 45 मिनट, और सुबह पहुंच रही 9:40, इसको भी जोड़ देंगे 9 घंटा 40 मिनट। ये हो जाएगा 5 4 4 8 8 9 17, इसका मतलब होगा 17 घंटा 85 मिनट। तो 85 मिनट को अगर हम चेंज करते हैं मिनट को घंटे में तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 घंटा 25 मिनट। 85 को चेंज करें तो 1 घंटा 25 मिनट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 घंटा 25 मिनट। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है 18 घंटा 25 मिनट, वो अपनी यात्रा जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक स्थान ए से बी की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी? मीटर में पूछा हुआ है तो मीटर में ज्ञात कर देंगे। ये हो जाएगा 8.7 बटे 1.7, 2 किलोमीटर है, इसको मीटर, ये किलोमीटर में है, इसको चेंज कर देंगे। 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 2000 मीटर। दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसे 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 1 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 9 27, इसे काटेंगे 5 4 20, ये हो जाएगा 400, 400 गुणे 29, 0 0 पहले लिख लेते हैं, 4 9 36 के 6, 4 दूनी 8 और 3 11, तो हो जाएगा 11,600 मीटर। हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा? सही हो जाएगा, 11,600 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन पूछा है दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, 6 का घन है, ये 8 का घन है, ये 666 तो कोई का नहीं है, ये 729 किसका है? 9 का घन है। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक पौधे की वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है। पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? सबसे कम पूछा है दोस्तों, सबसे कम, तो वही बताना है। देखिए 0 से 5 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? 2.7। उसके बाद 5 से 10 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? 12 में से 7 जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, इसमें अंतर देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2, इसमें चेक करते हैं। 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2। देखिए सबसे कम वृद्धि किस में हो रही है? तो हमारे 2.4 जो हो रही है 15 से 20 के बीच में हो रही है। अब हमारा किस ऑप्शन में है? 15 से 20 तक जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गौरव ने इस स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर और 237 मीटर तय की। फिर उसने स्टेशन बी से सी तक की दूरी 32 किलोमीटर 355 मीटर दूरी
तय की। इसके बाद सी से डी तक की दूरी जो है 43 किलोमीटर और 458 मीटर दूरी तय की। गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक गौरव जी हैं, वो ए से बी तक इतनी दूरी कंप्लीट करते हैं, बी से सी तक यहां तक, और सी से डी तक इतनी दूरी तय करते हैं। इसी को टोटल करके बताना है। चलिए इसको हम टोटल कर लेते हैं। कितना लिखा हुआ है? 20 किलोमीटर 237 मीटर पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा 32 किलोमीटर 355 मीटर। तीसरा है 43 किलोमीटर और 458 मीटर। 43 किलोमीटर 458 मीटर, इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मीटर। 7 और 5 12, 8 20 के 0 हासिल 2, 5 3 8, 5 5 10 3 13 और 2 15, 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हासिल बचेगा 1, 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6, 4 3 7 2 9, कितना आ जाएगा? 96 किलोमीटर और 50 मीटर। देखते हैं हमारा ऑप्शन किसमें है। ऑप्शन सी, 96 किलोमीटर और 50 मीटर की वो टोटल दूरी तय करते हैं। कौन? गौरव जी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुणनखंडों और गुणजों मतलब कि मल्टीपल और फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में क्वेश्चन कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है दोस्तों। 11 100 का गुणनखंड है? नहीं। 48 3 का गुणज है, मल्टीपल है। हाँ, आगे देखते हैं। 11 110 का एक गुणज है? नहीं। 48 3 का एक गुणनखंड है? नहीं। तो दोस्तों 48 3 का क्या है? एक गुणज है, एक मल्टीपल है। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संख्या, ये संख्या दी गई है, को पढ़ा जाएगा। पढ़ लेते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,22,222 कहां पर है हमारा? 22,000, ये नहीं होगा। 22 लाख, ये भी नहीं होगा। 2,22,222 हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 65,376 और 35,550 के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 2,49,637 प्राप्त हो जाए। तीनों को जोड़ करके इससे माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, 7 हो जाएगा ये। 7 9 16, 16 और 5 21 के 1 हासिल बचेगा 2, 5 और 3 8 और 2 10 के 0, 10 के 0 हो जाएगा। चौथा है 5 और 1 6, 6 5 11 और 1 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 3 9 12, 12 6 18 और 1 19। 1,92,017 हो गया। इसमें से माइनस करते हैं। 1,92,017 को माइनस कर देते हैं। 7 में 7 गया 0, ये हो जाएगा 2, ये 6, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 हो जाएगा, बचेगा 5। कितना आ जाएगा? 57,620। हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन ये वाला जो ऑप्शन बी है वही क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है। समकोण जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण। निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है? इसमें कुछ समय दिया हुआ, उसको प्रदर्शित करना है। 4:30 दोस्तों 4:30 जब होगा, ये जो बड़ी वाली सुई होगी मिनट की, वो तो यहाँ होगी, लेकिन ये कहाँ होगी? 4:30 यहाँ पर होगी। अब देखिए 90 अंश का नहीं बनना है, ये कितने बनेगा? 30 15 45, 45 से 50 के बीच में बनेगा। तो ये तो नहीं होगा, पहला गलत हो गया। अगला है 6 बजे। अब देखिए 6 बजने पर क्या होगा? छोटी सुई हमारी 6 पर होगी और बड़ी सुई होगी 12 पर। ये तो हमारा 180 अंश का बनना है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है, देखते हैं 9:15। अब देखिए छोटी सुई हमारी कहां पर होगी? घंटे वाली 9 पर, और बड़ी सुई होगी 3 पर। अब भी कितने डिग्री का बनना है? 180 अंश का कोण बनेगा।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 3 बजे। अब देखिए 3 बजने पे क्या है, छोटी सुई हमारी कहाँ होगी, 3 पर होगी, और बड़ी सुई क्या होगी, 12 पर होगी। अब देखिए ये कितने अंश का कोण बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 90 अंश का। और 90 अंश का जो कोण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्रम दिया हुआ है, इसको सही बताना है, कौन सा क्रम सही दिया हुआ है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। पहले क्या है, 8/15 को हम इसको दशमलव में बदल लेंगे, उसके बाद देखते हैं 8/15, तो ये हो जाएगा 8/15 बराबर 0.15 5 बचेगा, 15 45। अगला क्या है 3/5, इसको चेंज कर लेते दशमलव में, 0.6 5 6 30। उसके बाद है 4/7, 7 5 35, 4 5 बचेगा, 7 7 49। अगला है 2/3, 2/3 बराबर हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये हो जाएगी 8/15। उसके बाद क्या होगा 4/7, 4/7 के बाद हमारा आएगा 3/5, और उसके बाद क्या बचेगा 3/5 के बाद 2/3। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन है, 8/15, 4/7, 3/5 और 2/3। हमारा जो ऑप्शन बी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है, मतलब 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना भाजक बराबर x है, भाजक को हमने क्या माना है, x माने हैं। उसके बाद अगली कंडीशन क्या कह रहा है, शेषफल भाजक का 1/4 है और शेषफल दिया भी है, तो हो जाएगा भाजक बराबर x मान लिया, तो इसके बराबर भी हो जाएगा x गुणे 1/4। ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/32, x का मान आ जाएगा 32, और यही हमारा किसका मान है, भाजक का। अब भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमें ज्ञात हो गया 32 गुणे भागफल। देखिए भागफल के लिए कंडीशन क्या कहा है, भागफल भाजक का 4 गुना है। 4 गुना मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128, और शेषफल दिया हुआ है 8। 32 गुणे 128 कर लेते हैं, 2/16, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 1 3। ये हो जाएगा 6 9 8 2 10, और ये हो जाएगा 4096। 4096 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, 4104। अब देखते हैं हमारा 4104 किस ऑप्शन में है। भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, 4104। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विजया और उसकी मित्र ने 42,000 का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों पर 47,040 रुपए वापस किए। मतलब लिए थे 42,000 और वापस किए 47,040 रुपए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की। अब हर महीने का पूछा हुआ है और कितने साल में कर रहे हैं, 2 वर्ष में। सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, 47,040 को भाग कर देंगे 24 से, क्योंकि 2 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में होता है 12 महीने, 2 वर्ष में हो जाएगा 24। काट देते हैं 4 से, 4 छंग 24, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4 3, 4 7 28, 4 छंग 24, 4 0 0। फिर 6 से काटेंगे, 6 1 6, 5 बचेगा 57,
6 9 54, 3 बचेगा, 6 3 36, 600, 1960। तो 1960 रुपये के वो मासिक पे कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नसीमा के पास 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की आधी है। मतलब जितना 20 का होगा उसका दुगुना क्या होगा, 10 का होगा। यदि उसके पास 20 रुपए के सिक्के 8 है तो उसके पास कुल कितनी राशि है। राशि पूछा हुआ है। पहले हम लिखते 5 रुपए के कॉइन, 5 रुपए के और 10 के और 20 के। दोस्तों यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था इसके पहले में। उसमें राशि ना पूछ करके उसमें पूछा था कुल कितने सिक्के होंगे। अब इसमें राशि पूछ लिया, राशि निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 20 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 20 गुणे 8 करते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 160 रुपए। 10 रुपए के लिए कंडीशन क्या कहा है, 20 के सिक्के की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 16 होगा, ये हो जाएगा 160। और उसके बाद पहली कंडीशन थी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी। अगर ये 16 है 10 का सिक्का तो 5 कितना हो जाएगा, 16 3 48, ये हो जाएगा 5 8 40, 5 20 और 4 24, 240। पर इसको प्लस कर देंगे, 12 4 16, 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 560। हमारा देखिए 560 ऑप्शन बी में है, यही क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है, सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आकृति के अकॉर्डिंग बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो में से जिसमें एक भी ना हो वही हमारा करेक्ट होगा। समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज में तो नहीं होगा क्योंकि उसको जब करेंगे, इसकी सिमेट्री जब करेंगे तो ये इसकी सिमेट्री नहीं होगी। क्या करेंगे, इस तरह से अगर करेंगे तो वो भी नहीं कवर करेगा और ये भी क्या करेगा, कवर नहीं करती, ये तो नहीं होगा। समद्विबाहु लेकिन हो जाएगा क्योंकि उसकी दो भुजाएं समान है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। विषम त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। अब देखिए विषम त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो ये क्या हो, ये इसमें कोई भुजा जब बराबर नहीं, सिमेट्री होने की कोई चांस नहीं है। और समांतर चतुर्भुज तो हमने बता ही दिया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा उस आधार पर हमारा ऑप्शन जो बी होगा वही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप 15 देखते हैं। किसी दुकान पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई थी। रेनू ने 1/2 किलो सेब, 2 किलो संतरे, 250 ग्राम अंगूर, 500 ग्राम अमरूद और 1/4 किलो आम खरीदे। उसने इन सभी फलों के लिए कितनी धनराशि अदा की। चलिए देख लेते हैं। सेब कितना किए हैं, 1/2 मतलब कि 1.5 किलो। इसको करेंगे 1.5 kg तो ये हो जाएगा 180 रुपए। ठीक है, उसके बाद हम आम के लिए कितना बताए हैं, आम 1/4 किलो खरीदे हैं। तो आम 1 किलो का 84 रुपए का है तो 1 किलो हो जाएगा 84, यहाँ पे कर लेते हैं 84 और इसको 4 से, मतलब क्या करें, 1/4 कितना होगा, 250 ग्राम होगा। ठीक है, इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4 तो ये हो जाएगा 5 और 105। ठीक, ये डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 105 रुपए। अगला का है अमरूद। अमरूद जो है 500 ग्राम खरीदा गया, 1 किलो की कीमत है 80 रुपए तो 500 ग्राम कितने हो जाएगा, 40 रुपए का। और उसके बाद क्या है अंगूर। अंगूर कितना खरीदा गया है, 250 ग्राम, 4 से भाग दे देंगे या फिर करेंगे 0.25। इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों, चेंज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। उसके बाद है ऑरेंज, संतरा क्या है भाई, 2 किलो संतरे हैं। 1 किलो का मूल्य कितना है, 90 है तो 2 किलो का मूल्य हो जाएगा 180। बस सबको जोड़ देंगे सिर्फ, 5 4 9 हो जाएगा, 8 4 12, 2 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 2 और 1 3 और 1 3 और 2 हो जाएगा 5। 529 रुपए की वो धनराशि क्या करेंगे, पे करेंगे। हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमारा पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब उसको देखते हैं ध्यान से।
निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी क्विज में विद्यार्थियों को भाग लेना, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। हाँ। पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवालों को नहीं। कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में समझाया गया निर्देशों अनुसरण कर रहे हैं और दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन उसमें क्या सबसे बेस्ट पूछा है, समूहों में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए हुए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। जब बच्चे कोई समूह में रह करके कोई बिल, जैसे अपने घर से बिल लाए हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि कितना मूल है, कितना अमाउंट हो रहा है, कितना गुणा करने पे कितना होगा, और उसको जब विश्लेषण करेंगे तो वो चीजें क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 27 गुणे 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग करती है। वह जोर से कहती है कि उत्तर 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा उपयोग की रणनीति के लिए अति उपयुक्त है? 27 गुणे 4, 30 गुणे 4 और 120 कितना होगा, 120। 3 गुणे 4 बराबर माइनस, इसको माइनस करने पर 108, इस आधार पर किया गया है। छात्रों ने इस रणनीति से उत्तर को आकलित अनुमानित किया है। छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी रणनीतियों का उपयोग किया है। क्या है, कॉम्पेसेशन, मतलब कंपेसेशन विधि का प्रयोग किया, प्रतिकारी विधि का यह क्या किया, प्रयोग किया है। छात्रा तुक्के भिड़ाकर, तुक्का कर किया इसमें नहीं। या गुणन की समस्या को हल करने के लिए अनुपयुक्त कलन विधि है, नहीं। हमारे देखिए सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी रणनीतियों का उपयोग किया, तो हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने मतलब बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करती है? आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यताओं की परख हो। हाँ दोस्तों सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षण करना ताकि विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सके, नहीं। एनसीएफ के अनुसार है गणित पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाओं से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित, अभ्यास करने से नहीं, ठीक है होंगे लेकिन उतना नहीं। सबसे बेस्ट आंसर देखना हमको, क्योंकि सीटेट जो है सबसे बेस्ट आंसर को ही मानता है। गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाने के लिए स्थानांतरित करना, नहीं, ये तो भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन जो ए है, आकलन पद्धतियों को बदलना, जो हमारी आकलन की जो पद्धति है उसको बदलना, उसमें चेंजेस करना जिससे विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान के साथ के स्थान पर क्या होगा, गणितीकरण योग्यताओं की परख हो। वो क्या करे, उनके गणितीकरण की योग्यता की क्या हो जाए, परख हो जाए। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वही बेस्ट होगा और वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? दोस्तों नहीं दिया है, ध्यान से करना है। गणित की संचय प्रकृति, ये तो सही है। गणित का प्रतीकात्मक भाषा, ये भी सही है। आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्यपुस्तक उपयोग की गई गणित की भाषा, ये भी सही है। अधिगमकर्ताओं की गणितीय क्षमता, ये क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, अक्षमता। अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमता, तो ये क्या होगा, क्षमता होगा तो सही होता, लेकिन क्या कहा है, अक्षमता, तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है? एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, हाँ, वस्तुओं के संग्रह से एक अंश को निरूपित करने के लिए, विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय देने के लिए। तो ये दोस्तों नहीं होगा, हमारा 1 2 3 किसमें आ रहा है, ए बी सी, हमारा ऑप्शन ए है, उस वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ए बी सी सही है, बाकी डी वाला क्या हो जाएगा, गलत कर देगा, तो हमारा ऑप्शन ए बी सी वही क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि का उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कर रहा है। एक समस्या के समाधान को खोजते था विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में गा रहे हैं, नहीं। रचनात्मक कक्षा की बात कर रहा है दोस्तों,
रचनात्मक में जब बच्चा करके सीखेगा, अन्वेषण जब कुछ खोज कर रहा है, खोज करने समस्या के समाधान को हल करने के लिए क्या कर रहा है, वो अन्वेषण खोज कर रहा है, उसमें हम व्यस्त करें तो वो क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट रचनात्मक कक्षा के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है? प्रक्रिया नहीं है, मापन होता है, निरूपण ये भी होता है, प्रक्रियात्मक प्रवाह ये तो नहीं होता है, तार्किक क्षमता उत्पत्ति ये भी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति, दोस्तों गणित की प्रकृति हमने पढ़ाया है, अगर आपने क्लास नहीं देखा तो गणित की पेडागोजी क्लास आप देख लीजिए, उसमें पूरा कंप्लीट कराया है। नहीं है कहा है, इनकी प्रकृति पदानुक्रमित है, हाँ। गणित अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, हाँ दोस्तों सही है। वह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित नहीं, या निहित प्रतिमानों को उजागर करता है, हाँ सही। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप एक बार गणित की जो कक्षा है हमारी पेडागोजी क्लासेस जो चली है उसे एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है? गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। गणितीय खेल बच्चों को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। गणितीय खेल बच्चों में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना बनाने को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए हमारा जो गणितीय खेलों में आम दिनचर्या के खेलों से की तरह होना चाहिए, हाँ। जब वो क्या डेली लाइफ की तरह रूटीन में हो जाएगा तो वो चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, उसमें बच्चे क्या रुचि भी लेंगे। और ये क्या होगा, अनुदेशों प्रतिपुष्टि, नहीं ये तो नहीं होगा। गणितीय खेल बच्चे में अनुमान, पूर्व ज्ञान, हाँ अनुमान लगाएंगे, पूर्व ज्ञान से क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसके आधार पर क्या करेंगे, योजना बना लेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो हमारा ये सही हो जाएगा, ए और सी सही। और हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। सुसंगत, महत्वाकांक्षी, मानक, महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों पर बल देने वाली, तो नहीं, बल देने वाली नहीं, मानक एक कलन विधि है उस पर बल दिया तो ऐसा नहीं कहता है। जो हमारा एनसीएफ ऐसा नहीं कहता, वो क्या कहता है, सुसंगत होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ए और बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निदर्शन मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है? गणित कक्षा में कार्टून वाली कहानी का उपयोग करना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र का उपयोग द्वारा आयत के क्षेत्रफल का परिकलन करना, एक घने वृक्ष में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निदर्श मॉडल का निर्माण करना, एक गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त मॉडल का उपयोग करना। देखिए दोस्तों गणितीय निदर्शन मॉडलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, अगर हम सभी को देखेंगे तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा सी वाला है। एक घने वन में वृक्षों की संख्या, एक वन है, एक घना वन है, उसमें क्या करना, वृक्षों की संख्या का अनुमान, मतलब कि कितने वृक्ष होंगे, एक बच्चे को बताया जाएगा कि यहाँ पे कितने वृक्ष होंगे, कोई कहेगा 50, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 500, जैसा वन होगा, कोई कहेगा 2000, वो क्या करें, अनुमान लगाएंगे और उससे क्या होगा, एक निदर्श मॉडल का क्या हो जाएगा, गणितीय निदर्श मॉडल का निर्माण करना। उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी और वो क्या करेंगे, सृजनात्मकता भी उनमें क्या हो जाएगी, उत्पन्न होने लगेगी, समझने लगेंगे हाँ इतना होगा इतना होगा, वो क्या करें, अनुमान लगा करके उस तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, ये तो होगा। प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, नहीं। शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना, ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या गलत पूछा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। सी वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है? 136 और 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए। 23 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? छात्रों को क्या करना है, समालोचनात्मक
समालोचनात्मक चिंतन को क्या करना है, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना है। तो उनके अंदर क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे जिनके आधार पर वो क्या करें, अपने माइंड का तर्क वितर्क करें। अब जैसे क्वेश्चन ये दिया है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, इससे बच्चे में क्या करेंगे, वो सोचेंगे हाँ इसकी लंबाई कितनी होगी, इसका फार्मूला क्या होगा। इस आधार पर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामिति विवेचन के किस स्तर पर है, दृष्टिकरण, संबंध पहचानना, विश्लेषण और निगमन। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन कल की मैंने क्लास में बताया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। वो बच्चा जो था वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा था, तो वो किस चरण से था, चरण 0 जो पहला चरण था उनका वैन हेले जी का, तो पहला चरण क्या, दृश्यीकरण। वही चीज सेम बच्चे यहाँ पर भी है, समोसा को देख ले रहा है और उसे किसका आकार बता रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन आकार समझ रहा है कि हाँ इस आकार का समोसा है, तो वो क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा। उस आधार पर हमारा जो दृश्यीकरण क्या है, वो पहला चरण कौन सा है हमारा, दृश्यीकरण, वही क्या होगा, सही होगा। चरण 0 जो क्या है उनका दृश्यीकरण, उस आधार पर पहला आंसर क्या होगा, वो करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 536 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये जो त्रुटि कर रहे हैं बच्चे, उसको किस तरह से सही किया जाए, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर होगा। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को इसी के समान 10 और प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। विद्यार्थियों को 5000 और 5100 तक की गिनती लिखने को कहना और अपने उत्तर को जांचने के लिए कहना। देखो बच्चा अगर खुद से करे, खुद से जांचेगा तो उसका सही रिजल्ट उसको नहीं मालूम हो पाएगा। एक संख्या रेखा पर जिसमें 1000 के अंतराल में अंक लिखे हैं, 5036 को निरूपित करना। 3 अंकी और 4 अंकी स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, स्थानीय मान को सही से समझ नहीं पा रहा, इस वजह से वो गलती कर रहा है। अगर उसे 3 अंक के और 4 अंक के स्थानीय मान की अवधारणा को अगर समझा दिया जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा और जो गलती होगी उस त्रुटि से निजात मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।